हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका फिजिक्स के पार्ट 4 में। हमने 3 इसके कंप्लीट कर लिए हैं चैप्टर और ये इसका पार्ट 4 है। तो मैंने जैसे आपको कहा था कि मैं टोटल इसमें 8-9 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करूंगा जो कंप्लीट फिजिक्स की सीरीज़ होगी। इसके बाद आपको कुछ भी देखने की कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल एक प्रीमियम कोर्स है जो आपको यूट्यूब पर दिया जा रहा है। और अगर आपको हमारी साइंस की पीडीएफ चाहिए होगी तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप उसको ले सकते हो। वो भी बिल्कुल शॉर्ट नोट्स की तरह बनाए गए हैं। 1 हफ्ते के अंदर आप साइंस को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है प्रेशर। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर होता क्या है। प्रेशर का अगर मैं डेफिनेशन देखूं तो प्रेशर का सिंपली मतलब होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में अगर मैं फोर्स लगाता हूं जो कि 90 डिग्री पर हो, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर देखो, कैसे मैं कहूंगा कि जैसे मान लो सपोज यहां पर क्या है कि कोई एक ब्रिक रखा हुआ है, ईंट रखा हुआ है, और यहां पर मैं अगर अपने हाथ से इस पर क्या कर रहा हूं, प्रेशर लगा रहा हूं, तो इस पर्टिकुलर एरिया में ये जो प्रेशर लग रहा है ये 90 डिग्री पर लग रहा है। तो इस तरीके से जब मतलब क्या होता है कि किसी एक एरिया में, लाइक मान लो ये वाला एरिया है यहाँ पर, और इसके ऊपर हमने क्या करा, यहाँ से फोर्स लगाया। तो जब फोर्स किसी पर्टिकुलर एरिया में 90 डिग्री पर लगता है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं या फिर दाब कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, आप इसको देख सकते हो। ये एक पर्टिकुलर एरिया है जिस पर क्या करा जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है, और इसका जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन क्लियर है कि कोई फोर्स जब परपेंडिकुलरली किसी यूनिट सरफेस पे लगाया जाता है तो वो क्या कहलाता है, वो प्रेशर कहलाता है। तो मैं प्रेशर का फॉर्मूला कह सकता हूं कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होगा। अब बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की। देखिए इसकी एसआई यूनिट होती है पास्कल। ठीक है, तो आप इसको याद रखोगे, ये भी कभी कभार पूछ लेता है एग्जाम में। फिर इसके बाद इसकी एक और यूनिट होती है जो ड्राइव्ड यूनिट होती है, जिसको हम कहते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैसे होगी, जैसे मान लो फोर्स है तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। और यहाँ पर एरिया है तो एरिया की यूनिट क्या होती है, आपको पता है एरिया की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, पास्कल है, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कि ये कौन सी क्वांटिटी है। देखिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अभी तक मैंने जितनी भी आपको बताई उसमें मैंने ये बताया कि जैसे दो तरीके की क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में क्या फर्क होता है, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, और क्या होता है, डायरेक्शन होती है, जबकि स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। तो अब आप ये बोलोगे कि सर इसमें जो फोर्स है, अभी आपने कहा कि फोर्स 90 डिग्री पर लग रहा है, तो ये क्या होना चाहिए, ये क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, बट ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है। देखिए क्या होता है कि ये एक ऐसा केस है जिसमें आप फोर्स लगाओगे ना तो वो हमेशा 90 डिग्री पर ही मेजर होता है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो फोर्स की डायरेक्शन है ये कभी चेंज नहीं हो सकती प्रेशर के केस में। तो जब ये चेंज नहीं हो सकती है प्रेशर के केस में, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो प्रेशर है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो प्रेशर जब डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा तो मैं क्या कहूंगा कि वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आपको क्या हो गया, ये मतलब क्लियर हो गया कि दाब क्या है, एक अदिश राशि है या फिर क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें देखो मैंने प्रेशर के कुछ एग्जांपल्स आपको बताए हैं कि प्रेशर किस तरीके से चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे अभी हमने देखा कि प्रेशर की यूनिट क्या होती है, प्रेशर की यूनिट होती है फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां पर देखो क्या है कि जो प्रेशर है वो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। एक किस पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स, कि कितना फोर्स आप लगा रहे हो। तो प्रेशर फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, या फिर जितना मैं कहूंगा प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसी तरीके से अगर मैं प्रेशर का एरिया के साथ में रिलेशन देखूं तो प्रेशर जो होता है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल या फिर व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम पड़ेगा, और अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा पड़ेगा। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। इसी के बेस पर हम क्या करते हैं, डेली लाइफ में कुछ एप्लीकेशंस प्रेशर के यूज करते हैं, जिसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। इन एग्जांपल के बेस पे भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है या पूछ चुकी है एसएससी। तो इसमें देखो सबसे पहला क्या है, जैसे स्कूल बैग की अगर हम बात करें तो स्कूल बैग के जैसे आपने ये रिबन्स, मतलब ये जो बैग के स्ट्रिप्स देखे होंगे,
इन बैग्स का जो एरिया होता है ये क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। तो एरिया जो होता है काफी ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो कम होता है, और प्रेशर कम होता है तो बच्चों को क्या होता है, बैग को कंधे पर लाद कर ले जाने में क्या होता है, आसानी होती है। इसलिए स्कूल बैग के स्ट्रैप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वाइड होते हैं। अब इसके बाद क्या है, नाइफ की अगर हम बात करते हैं तो नाइफ आपने देखा होगा, चाकू जो होता है, चाकू का जो काटने वाला हिस्सा होता है यानी ये वाला हिस्सा, ये काफी क्या होता है, पतला होता है, वेरी थिन। तो ये पतला क्यों होता है, पतला इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर भी अगर मैं देखूं तो यहाँ पर एरिया कम अगर होगा तो इससे क्या होगा, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आप इससे क्या कर पाओगे कि कम फोर्स लगाने पर ज्यादा प्रेशर डेवलप कर पाओगे। तो इस तरीके से ना जो नाइफ होती है वो क्या होती है, काफी ज्यादा धारदार होती है, ताकि इजिली हम किसी भी चीज को काट पाए। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट टिप ऑफ नीडल। अगर हम किसकी बात करें, नीडल की बात करें, सुई की बात करें, तो आपने देखा होगा पॉइंट टिप होता है, काफी क्या होता है, ये पतला होता है। क्योंकि एक दीवार है, अगर मैं सपोज मान लूं यहाँ पर एक वॉल है, इस वॉल में अगर आप कोई ये मोटी सी चीज और ये कोई एक पॉइंटेड चीज घुसाने की कोशिश करोगे तो आप इसको आराम से घुसा पाओगे, जबकि इसको नहीं घुसा पाओगे। क्यों, क्योंकि इसमें भी सेम केस में होता है कि यहाँ पर जो एरिया होता है ये एरिया बहुत ज्यादा कम होता है, जिसकी वजह से आप हल्का सा भी फोर्स लगाते हो तो प्रेशर जो होता है वो बहुत ज्यादा डेवलप होता है, जिसकी वजह से जो नीडल होती है वो आराम से किसी भी चीज के अंदर जा सकती है। तो इसलिए जो नीडल होती है उसकी टिप क्या होती है, पॉइंटेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है, इसमें क्या है, द मैन इज मूविंग प्रेशर इज ग्रेटर देन व्हेन इट स्टैंडिंग। देखो क्या होता है, इसके अंदर क्या कह रहा है कि जैसे सिंपल बताता हूं, जब हम खड़े होते हैं तो खड़े होने के टाइम पर हम क्या होते हैं, दो पैरों पे खड़े होते हैं। ठीक है, तो दो पैरों में क्या होता है, जैसे जो फोर्स होता है हमारा या हमारा जो बॉडी का वेट होता है वो इस एरिया में और इस एरिया में दोनों में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो कम लगता है। क्यों, क्योंकि एरिया जो हो गया वो बढ़ गया। लेकिन जब हम चल रहे होते हैं, मतलब रनिंग कंडीशन में होते हैं या फिर वॉकिंग कंडीशन में होते हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है, जमीन पर एक टाइम में एक ही पैर होता है और दूसरा पैर जो होता है वो कहाँ रहता है, वो एयर में रहता है। तो जब एक पैर होता है तो एक पैर का एरिया होता है, पहले यहाँ पे जैसे दो पैर का एरिया आपके पास में था, लेकिन अब यहाँ पर एक पैर का ही एरिया है। तो एक पैर का एरिया होने की वजह से जो टोटल एरिया होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसलिए रनिंग करते टाइम या वॉकिंग करते टाइम हमें ज्यादा मतलब क्या होता है, फोर्स लगाना पड़ता है या ज्यादा डिफिकल्टी होती है जब हम खड़े रहते हैं उसके कंपेयर में। ठीक है, उसी तरीके से एक एग्जांपल इसका है ट्रैक्टर का। ट्रैक्टर का आपने टायर देखा होगा, ट्रैक्टर का टायर जो होता है वो बहुत ज्यादा चौड़ा होता है। क्यों चौड़ा होता है, वाइड होता है। वाइड ये इसलिए होता है ताकि वो किसी भी जगह पर, मतलब जैसे वो मट्टी वगैरह कहीं पर भी हो तो उस पर क्या होता है, एरिया, जैसे मान लो ये एक टायर है और ये एक टायर की विड्थ है, ये नॉर्मल टायर है और ये ट्रैक्टर का टायर है। तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पर जो एरिया होता है ये बहुत ज्यादा होने की वजह से प्रेशर कम होता है। तो प्रेशर कम होने की वजह से ट्रैक्टर जो होता है ये कहीं पर भी फंसता नहीं है, इजिली निकल जाता है। बट ये नॉर्मल गाड़ी जो होती है उसका एरिया कम होने की वजह से उसका प्रेशर ज्यादा होता है, तो कहीं पर भी अगर कीचड़ वगैरह जमा हुआ होता है तो ये गाड़ी जो होती है फंस जाती है, ट्रैप हो जाती है। उसी तरीके से सेम प्रोसेस किसका है, कंक्रीट स्लीपर रेलवे ट्रैक। मतलब ये आपने देखे होंगे, ये वाले जो ट्रैक्स हैं ये क्या करते हैं, अगर ये ट्रैक ना हो तो सिर्फ क्या होगा, ये वाला एरिया होगा पतली सी लाइन, तो जब इस पे से ट्रेन गुजरेगी तो ये क्या होगा, जमीन के अंदर धंस सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम कंक्रीट की कई सारी स्लैब इसके नीचे बिछा देते हैं, जिसकी वजह से पूरा जो मतलब जो ट्रेन का वेट होता है वो इस पूरे एरिया में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जब ट्रेन आती है तो अंदर मतलब ये धंसने के चांस या रिस्क जो होता है बहुत कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि जो प्रेशर होता है वो बहुत कम पड़ता है अर्थ पर। ठीक है, तो चलिए ये जो था ये मैंने बताया आपको क्या, प्रेशर की एप्लीकेशंस की, इस तरीके से प्रेशर होता है और डेली लाइफ में हम प्रेशर्स को यूज करते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसका, फ्लूइड्स के बारे में बात करते हैं कि फ्लूइड क्या होता है। देखो फ्लूइड की बेसिक सी डेफिनेशन होती है, कोई भी चीज जो बहे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सके, वो फ्लूइड कहलाएगी। एनी सब्सटेंस, कोई सा भी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इजिली इज अ फ्लूइड, वो क्या कहलाता है, फ्लूइड कहलाता है। ठीक है, जनरली क्या होता है, लोग फ्लूइड को लिक्विड कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो लिक्विड के साथ में गैस भी क्या होती है, एक फ्लूइड होती है, क्योंकि गैस भी क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकती है। आप घर में एक जगह पर कोई अगरबत्ती जलाते हो तो इसकी जो स्मेल होती है वो दूर तक चली जाती है, तो इसका मतलब ये जो गैस है ये भी फ्लो कर रही है। और पानी का तो आपको पता ही है, पानी यहाँ पर एक जगह से बहता हुआ दूसरी जगह पर गिर रहा है, तो इसका मतलब वाटर भी क्या होता है, फ्लो करता है। तो
लिक्विड और गैसेस दोनों ही क्या है, फ्लूइड है। तो इस पे भी एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि जो फ्लूइड है इनमें से कौन सा फ्लूइड है कौन सा नहीं है, तो सॉलिड जो है वो फ्लूइड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इसके अंदर जिसको हम कह रहे हैं क्या, बायोन्सी या अपथ्रस्ट, उत्प्लावन बल जिसको हिंदी में कहा जाता है। देखो ये बायोन्सी फोर्स या अपथ्रस्ट या उत्प्लावन बल होता क्या है, जैसे मान लो सपोज यहाँ पर देखो कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट को आपने पानी में रखा, तो पानी में रखने पर क्या होता है, हमेशा जो ये पानी होता है या फिर कोई दूसरा लिक्विड होता है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में मतलब ऊपर की तरफ में क्या होता है, एक फोर्स हमेशा अप्लाई करता है। और इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, बायोन्सी फोर्स या फिर अपथ्रस्ट या फिर उत्प्लावन बल कहते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर बनाया क्या, ये पानी है, पानी में यहाँ पर एक बॉडी कोई इमर्ज्ड है लेकिन फ्लोट कर रही है, तो हमेशा इस पर पानी जो होगी एक वेट लगाएगी, और इसका अपना क्या है, एक वेट है, जो ग्रेविटी जिससे इसको खींच रही है तो वो नीचे की तरफ लगता है, और पानी जो होता है इसको ऊपर की तरफ हमेशा धकेलने की कोशिश करता है। तो ये वाला जो फोर्स है ये हमेशा क्या कहलाता है, बायोन्सी फोर्स या फिर अपथ्रस्ट फोर्स कहलाता है, ठीक है। तो इसलिए डेफिनेशन में लिखा हुआ है, एवरी लिक्विड एक्सर्ट्स, हर कोई सा भी लिक्विड हो वो हमेशा ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाती है किसी भी डूबी हुई वस्तु पर, और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, बायोन्सी फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्या है, जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो ये लिक्विड है, लिक्विड में यहां पर कोई बॉडी डूबी हुई है, तो लिक्विड हमेशा हर तरफ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, इस पर अपना एक फोर्स एक्सर्ट करता रहता है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, बायोन्सी फोर्स हो गया, ठीक। तो बायोन्सी फोर्स क्या होता है, बायोन्सी फोर्स, इस पे देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, इस पे क्वेश्चन ये पूछता है कि लिक्विड है, लिक्विड में कोई वस्तु रखी हुई है, तो उस पर क्या होता है, एक फोर्स लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, उस फोर्स को हम बायोन्सी फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं कि बायोन्सी जो फोर्स होता है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, कि कब ये ज्यादा होगा कब कम होगा, किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले देखो क्या होता है, वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड इंक्रीजेस, बायोन्सी फोर्स आल्सो इंक्रीजेस। मतलब देखो ये क्या कह रहा है कि सपोज मैंने एक पानी लिया है यहाँ पर, ठीक है, ये पानी का लेवल है। अब यहाँ पर कोई वस्तु थी जो इधर रखी हुई थी इतनी, यहाँ पर एक बॉडी है जो इतनी रखी हुई है, मतलब सेम है, जो इतनी डूब गई है, और यहाँ पर एक बॉडी है जो पूरी डूब गई है। तो अब ये कैसे बायोन्सी फोर्स किस तरीके से चेंज होगा इसमें, देखो पहले क्या है, वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, लिक्विड के अंदर क्या है, यहाँ पर अभी ये अंदर आया नहीं है, तो इस पे बायोन्सी फोर्स लगभग ना के बराबर लगेगा। अब ये क्या हो गया, इतना वॉल्यूम जो है पानी के अंदर आ गया, तो इस वॉल्यूम के बराबर जो क्या होगा, मतलब इस वॉल्यूम के इक्विवेलेंट एक अपवर्ड फोर्स लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो गया, ये बॉडी पूरी अंदर आ गई, तो इसका वॉल्यूम जितना अंदर आया उतना ही ज्यादा क्या होगा, बायोन्सी फोर्स लगेगा। तो इस केस में क्या हुआ, पहले बायोन्सी फोर्स इस केस में कम था, फिर इस केस में देखे बायोन्सी फोर्स और बढ़ा, और इस केस में क्या हो गया, बायोन्सी फोर्स और ज्यादा बढ़ गया। तो इसलिए ये कह रहा है कि वॉल्यूम जो होगा लिक्विड के अंदर अगर इंक्रीज करेगा तो बायोन्सी फोर्स भी क्या होता है, इंक्रीज करता रहता है, या फिर जस्ट इसके उल्टा हम कह सकते हैं। अब इसके बाद क्या कह रहा है, इफ डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस बायोन्सी फोर्स आल्सो इंक्रीजेस ऑन ऑब्जेक्ट और वाइस वर्सा। अब इसमें कह रहा है कि जैसे सपोज मान लो मैंने ले लिया वाटर, मैंने ले लिया मरकरी, ठीक है। अब दोनों की क्या है, डेंसिटी अलग अलग है, इसकी डेंसिटी अलग है और इसकी डेंसिटी वाटर से बहुत ज्यादा है, ठीक। तो इस केस में क्या होता है, वाटर में अगर हम देखें तो वाटर में सपोज जैसे आयरन की अगर मैं बात करूं, आयरन जो होता है वाटर में नहीं तैरता है, जबकि मरकरी में आयरन क्या होता है, फ्लोट करता है। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर कोई भी लिक्विड जो होगा ना, फ्लूइड जो होगा, अगर वो डेंस होगा, बहुत ज्यादा गाढ़ा होगा, उसका घनत्व ज्यादा होगा, तो उसका बायोन्सी फोर्स बहुत ज्यादा होता है। तो वाटर के केस में आयरन जो होता है डूब जाता है, लेकिन मरकरी का बायोन्सी फोर्स इतना ज्यादा है कि जो आयरन होता है वो फ्लोट करता है, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं, अब इसमें जैसे क्या है, नेक्स्ट है आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, अब ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे क्या है, एक स्टोरी भी है, आप इसको पढ़ना मजा आएगा। एक स्टोरी मतलब उसका जो किंग होता है वो उसको एक काम देता है, तो जहां से क्या होता है, इस चीज की मतलब क्या होती है, खोज होती है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूं कि ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल काम कैसे करता है। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, जो बायोन्सी फोर्स होता है ऑफ एन इमर्स ऑब्जेक्ट इन ए लिक्विड इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेड बाय द ऑब्जेक्ट। मतलब क्या कह रहा है कि किसी भी चीज पर बायोन्सी फोर्स जो होता है वो बराबर होता है कितना वेट जो है लिक्विड का वो डिस्प्लेस हुआ है,
कहने का देखो क्या मतलब है, यहाँ पर देखो मैंने माना कि यहाँ पर कोई लिक्विड रखा हुआ था बहुत ज्यादा, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने क्या करा कि एक बॉल जो है इसको डुबाया, तो डुबाने के बाद ये बॉल सपोज मान लो आधी डूब गई। तो जब ये आधी डूब गई तो ये वाला जो इसका क्या था, ये कुछ वॉल्यूम है ना। तो ये वाला जो वॉल्यूम है ये क्या करेगा, इस पानी को बाहर की तरफ निकालेगा, मतलब ये तो जगह घेर रहा है ना। आप सिंपल सी बात है, एक मटका है, मटके में पानी का लेवल इतना है, अगर इसमें पत्थर वगैरह भर दोगे तो पानी का लेवल बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा वॉल्यूम किसने ये कवर कर लिया, पत्थरों ने कवर कर लिया। उसी तरीके से ये पानी का लेवल यहाँ पे था, सपोज मान लो इतना था, लेकिन जैसे ही मैंने ये बॉल डुबाई तो पानी का लेवल सपोज मान लो इतना बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई जो वॉल्यूम था बॉल का, इसने क्या करा, पानी को उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, मतलब हटाया। अगर जैसे मान लो मैं ये कहता हूं कि ये वाला वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब था, ठीक है, तो पानी का भी इसने क्या करा होगा, 20 सेंटीमीटर क्यूब डिस्प्लेस किया होगा, हटाया होगा। तो इसलिए क्या होगी, इसकी हाइट ऊपर चली जाएगी। तो अब देखो क्या कह रहा है कि ये जो लिक्विड, जो वॉल्यूम लिक्विड था वो जितना डिस्प्लेस हुआ, तो इसका क्या होगा, कुछ ना कुछ वेट होगा, भार होगा। तो वो जो वेट है इसका, वो वेट के जितना ही क्या होता है, बायोंसी फोर्स लगता है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं कि ये एक बॉल थी, ये बॉल क्या है कि इतनी पानी में डूब गई, तो ये वाले वॉल्यूम का मतलब ये जो वॉल्यूम था इसकी वजह से पानी क्या हो गया, पानी का कुछ लेवल में चेंज हुआ, मतलब कुछ जो पानी का क्या कहते हैं वॉल्यूम है वो डिस्प्लेस हुआ वहां से। तो वॉल्यूम का एक मतलब, अब पानी है तो उसका कुछ ना कुछ वेट होगा। तो सपोज मान लो मैंने कहा कि उसका 10 न्यूटन वेट था, तो उसी 10 न्यूटन वेट का ही क्या होगा, बायोंसी फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। समझ आया। तो ये क्या है, बायोंसी फोर्स क्या है, बायोंसी फोर्स है किसी भी बॉडी पर बायोंसी फोर्स उतना लगता है जो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड जितना होगा, मतलब उस बॉडी ने जितना लिक्विड को डिस्प्लेस किया होगा उसका जो भी वेट रहा होगा उतना ही फोर्स जो होता है बायोंसी का वो ऊपर की तरफ लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में। या मैं आपको ये वाला एग्जांपल देखो क्या है, इसको डुबाया गया, इसको डुबाने पर देखा गया कि ये जो 6 केजी की कोई वस्तु थी उसने क्या करा कि पानी में ये जब इसको डुबाया तो जस्ट इसी के लेवल, मतलब डुबाने से पहले लेवल इतना था, अब जब इसको इसके अंदर डुबाया गया तो क्या हुआ, पानी ऊपर की तरफ जाएगा, तो जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो क्या हो गया, यहां भर गया। अब जब ये भर गया तो इसको जब मापा गया तो इसका जो वेट था पानी का, ये जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है ये कितना है, 2 केजी है। तो इस बॉडी पर जो बायोंसी फोर्स लगेगा ना उस टाइम पर वो भी कितना होगा, 2 केजी होगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल कैसे काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कहां कहां प्रयोग होता है, एप्लीकेशन ये पूछ लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, हाइड्रोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल एंड मेजर डेंसिटी ऑफ लिक्विड। मतलब देखो लिक्विड कई सारे होते हैं, जैसे वाटर हो गया, मरकरी हो गया, कोई ऑयल हो सकता है, केरोसिन हो सकता है। तो हर एक लिक्विड की अपनी अपनी डेंसिटी होती है, तो उसको मेजर करने के लिए एक मतलब इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोमीटर, वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर ही काम करता है। इसी तरीके से कोई मिल्क कितना प्योर है, ठीक है, तो उसको हम चेक करते हैं इलेक्ट्रोमीटर से, वो भी इसी पे काम करता है। और उसके बाद क्या कह रहा है, यूज फॉर फाइंड रिलेटिव डेंसिटी, मतलब किसी भी कोई सा भी सब्सटेंस है उसकी रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी उसको भी फाइंड आउट करने के लिए हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल का मतलब यूज करते हैं। अब इसमें नेक्स्ट है फ्लोटेशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो फ्लोटेशन प्रिंसिपल देखो क्या कहता है, वही चीज है जो मैंने आपको बायोंसी पढ़ाया ना, वही चीज है यही सेम फ्लोटेशन प्रिंसिपल। इसमें देखो क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है विल फ्लोट करती है एक लिक्विड में इफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय इट। मतलब देखो क्या कह रहा है कि यहां पे मान लो कि एक कोई जगह है जहां पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, एक बॉडी है जो क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है, तैर रही है। तो इसमें कह रहा है कि द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो यहां पर ये जो वेट होगा ना ऑब्जेक्ट का, ये जो लिक्विड का वेट जो है डिस्प्लेस करेगा और ये वाला जो वेट है, ये दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल रहेंगे, तभी कोई वस्तु जो होगी वो तैरेगी। या मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको बताता हूं इसका नाव को लेकर। जैसे मान लो सपोज यहां पर एक नाव है, ठीक है, ये नाव आराम से तैर रही थी,
कैसे तैर रही थी? अभी हमने देखा कि इस पर एक बायोंसी फोर्स लग रहा था ऊपर की तरफ, जो इसको क्या कर रहा था, तैरने में मदद कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, जिसकी वजह से कैसे फ्लोट कर रहा है कि यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है वेट का, इसने क्या करा, कुछ एक अमाउंट में पानी जो है उसको डिस्प्लेस करा, बाहर की तरफ निकाला, ठीक है, जिसकी वजह से ये दोनों वेट, मतलब इस नाव का वेट और यहाँ पर जो वायंसी फोर्स है, ये दोनों ने क्या करा, एक दूसरे को बैलेंस करके चीजों को जीरो कर दिया और ये तैर रही है। अब मान लो इस पे क्या हो गई, 10 लोग और चढ़ गए, मतलब 10 लोग चढ़ गए, 10 लोग चढ़ गए, तो बोट क्या हो गई, भारी हो गई। तो बोट भारी हो गई तो क्या हो गया, ये बोट अंदर की तरफ चली जाएगी। तो जब ये बोट अंदर की तरफ जाएगी तो पानी में ये मान लो यहां तक भर गया, यहां तक भर गया। तो इससे क्या हो गया कि पहले जो नाव का वेट था, सपोज मान लो वो था 100 न्यूटन, तो यहां पर बायोंसी फोर्स भी जो था वो 100 न्यूटन लग रहा था, क्योंकि बैलेंस करना है। अब इसके बाद 10 लोग और चढ़े, तो ये मान लो क्या हो गया, 200 न्यूटन हो गया। तो इस पर भी नीचे से ये फोर्स लगा, बायोंसी फोर्स 200 न्यूटन का, तो दोनों इक्विवेलेंट हो गए, तो दोनों बैलेंस हो गए, नाव अब भी तैर रही है, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है कि एक टाइम आएगा जब नाव डूब जाएगी। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 50 लोग चढ़ा दिए, अब 50 लोग चढ़ा दिए, तो 50 लोग चढ़ाए। अब देखो ये जो नाव है इसका तो एक क्या है, लिमिटेड वॉल्यूम है ना, ये लिमिटेड वॉल्यूम जितना ही पानी को डिस्प्लेस कर सकता है। अब यहां तक पानी आ गया सपोज, इसके बाद अगर आप भरोगे ना इसके अंदर आदमी, तो ये नाव डूब जाएगी। क्यों डूब जाएगी? क्योंकि इसके बाद क्या होगा, 50 लोग भर दिए मैंने, तो मान लो 500 न्यूटन हो गया। अब ये जो वायोंसी फोर्स है इसको भी 500 न्यूटन बनाना पड़ेगा नाव को क्या करने के लिए, तैराने के लिए। तो नाव तैराने के लिए 500 न्यूटन बनाने के लिए ये क्या करेगा, ये पानी जो होगा डिस्प्लेस करना पड़ेगा और ज्यादा। तो पानी डिस्प्लेस करने की जगह ही नहीं है, क्योंकि नाव तो ऑलरेडी डूबने की स्थिति पर है। यहाँ पर पानी कब ये डिस्प्लेस हो पाता और ज्यादा, अगर ये नाव और बड़ी होती, या अगर ये नाव इतनी होती तो फिर ये पानी को डिस्प्लेस करके और बैलेंस बन जाता। तो इस तरीके से क्या होता है, कहने का मतलब ये है कि कोई सा भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो पानी में तभी तैर पाएगा जब वो क्या करे, उसी लिक्विड की वेट जितना क्या करे, जो लिक्विड है वो डिस्प्लेस करे। इसलिए आपने कभी देखा होगा, नाव में कभी बैठते हो तो भारी नाव में क्या होता है, नाव ज्यादा अंदर तक जाती है और खाली नाव जो होती है वो सतह पर तैर रही होती है, यही इसका रीजन है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है, इसी फ्लोटेशन पे, मतलब जैसे डेंसिटी के ऊपर भी क्या होता है, फ्लोटेशन डिपेंड करता है कि किस तरीके की डेंसिटी में किस तरीके से बॉडी तैरेगी। जैसे इसमें एक दे रखा है, ऑब्जेक्ट विल फ्लोट व्हेन डेंसिटी इज लेस देन द लिक्विड। मान लो ये नदी है, ठीक है, तो नदी में, या फिर मान लो पानी है, ठीक है, नॉर्मल पानी है, तो पानी में आपने देखा होगा कि कोई लकड़ी है, वो लकड़ी क्या होती है, तैरती है, फ्लोट करती है। क्यों तैरती है? क्योंकि जो वुड होता है, वुड की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, किस पे, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। तो कहने का मतलब अगर डेंसिटी जो होगी वो लेस होगी, कम होगी, तो जो बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, वो क्या करेगा, तैरेगा। जैसे मान लो वुड पानी में तैरेगा, कॉर्क पानी में तैरेगा, आयरन जो है मरकरी में तैरेगा। ये वाला एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि आयरन किस में तैरेगा, आयरन मरकरी में तैरता है। क्यों? क्योंकि आयरन की डेंसिटी क्या होती है, वो 7 के आसपास रहती है, जबकि मरकरी की आई थिंक 13 के आसपास रहती है। तो आयरन जो होता है उसकी डेंसिटी कम होने की वजह से आयरन क्या होता है, फ्लोट करता है। उसी तरीके से ग्लास भी मरकरी में फ्लोट करता है, आइस भी मरकरी में क्या करता है, फ्लोट करता है। अब यहां पर एक और चीज है, मान लो ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। अब मान लो कोई एक ऐसी बॉडी हो सकती है जिसकी डेंसिटी जिस लिक्विड में रखा गया है उसके बराबर हो। ये ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है और ये किसी लिक्विड की डेंसिटी है। अगर डेंसिटी दोनों की बराबर होगी तब भी क्या होती है, चीजें तैरती है। जैसे टार, टार जो होता है एक सब्सटेंस होता है जिसमें मतलब फ्री कार्बन्स वगैरह रहते हैं, तो वो भी क्या होता है, पानी में तैरता है। क्यों तैरता है? क्योंकि इसकी डेंसिटी के लगभग बराबर होती है। अब क्या होता है कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी अगर ज्यादा हो, किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर ज्यादा हो, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, लिक्विड में डूब जाता है, ठीक है। क्यों डूब जाता है? क्योंकि सिंपल सी बात है, ये इतना ज्यादा गाढ़ा नहीं होता, इतना ज्यादा जो बायोंसी फोर्स इसके ऊपर जनरेट नहीं कर पाता कि इसको बैलेंस करके रख पाए, इसलिए ये डूब जाती है। तो कैसे डूबेगी? जैसे मान लो आयरन को या सिल्वर को या एल्युमिनियम या मरकरी को अगर आप पानी में तैराने की कोशिश करोगे, तो इन सब की डेंसिटी जो है वो वाटर से ज्यादा है, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, डूब जाएंगी। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे जो शिप होती है वो कैसे फ्लोट करती है, क्योंकि भाई शिप जो है वो जनरली स्टील या आयरन से बनी है, और अभी हमने देखा कि आयरन की जो डेंसिटी है वो पानी से बहुत ज्यादा होती है। तो ये कैसे तैरती है? देखो कैसे तैरती है। सबसे पहली बात, जो शिप है इसका एक बहुत बड़ा एरिया होता है, तो बहुत बड़ा एरिया होने की वजह से हर एक, मतलब एक पर्टिकुलर
यूनिट पर प्रेशर जो होता है बहुत कम रहता है। और उसके बाद क्या होता है, ये जो सिप होती है या फिर जो पनडुब्बी होती है, उसके अंदर मतलब यहाँ इसके अंदर जो होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, एयर रहती है बहुत ज्यादा, खाली एयर गैप रहता है। तो बहुत ज्यादा एयर होने की वजह से जब हम एवरेज डेंसिटी देखते हैं इस सिप की, वो क्या होती है, काफी कम होती है। किसके रिस्पेक्ट में, जो वाटर की डेंसिटी है उसके रिस्पेक्ट में। इसलिए क्या होता है, एक सिप या फिर जो सबमरीन होती है, पनडुब्बी होती है, वो क्या करती है, फ्लोट करती है पानी में। तो इसमें लिखा हुआ है सिप विल फ्लोट ऑन द मैकेनिज्म द एवरेज डेंसिटी ऑफ द सिप इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। इसी तरीके से सबमरीन में होता है, जब उसको डूबना होता है तो उसमें पानी भर लेते हैं और डेंसिटी को बढ़ा देते हैं तो वो डूब जाती है। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, पानी को खाली कर लेते हैं तो फिर दोबारा से क्या होती है, वाटर के सरफेस पे आ जाती है। अब इसके अंदर नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, डेंसिटी की। ये जो डेंसिटी हम कह रहे हैं ये एक्चुअल में होता क्या है। देखो डेंसिटी होता है जब आप किसी मास को वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो वो क्या कहलाएगी, उसकी डेंसिटी कहलाएगी। तो ये क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। द्रव्यमान और आयतन को अगर आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो, तो आपको क्या मिलता है, डेंसिटी, घनत्व मिलता है। अब इसकी डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, तो डेंसिटी की यूनिट सिंपल है, मास का क्या होता है केजी, और मास को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, वॉल्यूम से, तो वॉल्यूम क्या होता है मीटर क्यूब, तो डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, केजी मीटर क्यूब। इसमें दो की डेंसिटी आप याद रखना, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। डेंसिटी ऑफ आयरन भी कभी कभार पूछ लेता है, ये कितना होता है, ये 7800 केजी पर मीटर क्यूब होता है। अब इसके बाद एक नेक्स्ट टर्म है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी देखो क्या होती है, जब हम किसी भी सब्सटेंस की, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो कोई लिक्विड हो, चाहे कुछ भी हो, जब हम उसको डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ कंपेयर करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। मतलब जैसे किसी पर्टिकुलर चीज के रेफरेंस में जब हम क्या कर रहे हैं, डेंसिटी को मेजर कर रहे हैं, और वो पर्टिकुलर रेफरेंस क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर है, तो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इक्वल टू डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर क्या कहलाएगा, रिलेटिव डेंसिटी कहलाएगा। अब इसमें एक और फॉर्मूला क्या दे रखा है, मास ऑफ द सब्सटेंस बाय मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब जैसे क्या है, मान लो इसमें मैंने क्या किया था, 1 लीटर केरोसिन लिया, तो 1 लीटर केरोसिन में मास कुछ होगा और 1 लीटर इसका वॉल्यूम होगा। तो अब मैं इसको जब कंपेयर करूंगा तो मैं वाटर का भी कुछ मास लूंगा जो 1 लीटर वाटर में होगा, तो ये 1 लीटर तो सेम होता है। तो मैं इसी को ही फर्दर यहां से डिवाइड करके कह सकता हूं कि मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो ये भी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी बताता है। अब इसके अंदर देखो एक मस्त क्वेश्चन इसमें क्या पूछता है, रिलेटिव डेंसिटी जो होती है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है। रिलेटिव डेंसिटी की कोई एसआई यूनिट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि देखो ये भी क्या है, डेंसिटी है। तो अगर इसकी डेंसिटी मैं लिख दूं क्या, अभी जैसे हमने देखा कि डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब, नीचे वाले की भी डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, केजी पर मीटर क्यूब, तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। अब रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, एक होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है इसमें चीजों को आपको समझाने की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आप अपने दोस्तों के साथ में इस चीज को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। चलिए बाय बाय, टेक केयर।